नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर चल रही होगी। और आज हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट बैच का जो टेस्ट नंबर 3 है उसको करेंगे। और इसमें आपके देखते हैं 200 पूर्णांक हैं, बाकी बताइएगा कौन सा आपका सही होता है। और इसमें भी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जितने भी टॉपिक हैं कोई भी हो, मतलब एक टॉपिक का आपको बताया जाएगा। तो इसमें टाइम कंज्यूम होने वाला है, आपके पास अगर टाइम हो तभी देखिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं, आपका टाइम इससे बहुत कीमती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और बाकी टेलीग्राम से जुड़िए, और बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं। चलो शुरू करते हैं। भारतीय मानसून की परिवर्तनशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन डाइपोल अल नीनो के प्रभाव को प्रतिकार कर सकता है। मानसून ब्रेक की स्थिति में समान इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन यानी ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने से जुड़ी होती है। मेडोन जूलियन असिलोलन का भारतीय मानसून की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में क्वेश्चन है भारतीय मानसून को लेके। तो सबसे पहले आपको जानना होगा इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है। ठीक है, तो जो हिंद महासागर में जो IOD है यानी कि इंडियन ओशन डाइपोल, ये हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भाग में समुद्र के सतह से अंतर को दिखाता है और अल नीनो के इसके नकारात्मक प्रभाव को भी संतुलन करता है जो IOD है। और ये लगभग सकारात्मक एक अवस्था में अपने रहता है और ये भारत में मानसून को मजबूत करता है। और अगर एल नीनो की बात करें तो एल नीनो वो प्रशांत महासागर में गर्म पानी की जो असमान संचलन से जुड़ा हुआ एक फिनोमिना है, जो कि आमतौर पर भारतीय मानसून को कमज़ोर करता है। और इसलिए जो IOD का वास्तविक में एल नीनो के विपरीत कार्य करने के मानसून की वर्षा को संतुलन करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका IOD और एल नीनो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका तो बिल्कुल सही है। इंग्लिश वाले यहाँ देख लेंगे। मानसून ब्रेक की स्थिति में समान इंटरपोल और कंजर्वेशन जो ITCZ खिसकने से जुड़ी होती है। ठीक है, तो अगर ब्रेक मानसून जब उत्पन्न होता है तो उस मानसून में बारिश अचानक कम हो जाती है और विशेषकर जो उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जब ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है तो उससे क्या होता है कि जो वर्षा हिमालय की तलहटी और बंगाल की खाड़ी में होती है वहाँ स्थानांतरित हो जाती है और प्रकृति में काफ़ी बदलाव होते हैं। और आमतौर पर मानसून मध्य चरण में होता है इस समय, और कृषि पर भी इसके काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सही है। उत्तर की ओर मतलब वही बंगाल वाला क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र। मेडन जूलियस ऑप्सिलिस भारतीय मानसून की तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नकारात्मक कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो मेडन जूलियर ऑसिलेशन है, मेडन जूलियर ऑसिलेशन जो है ये एक्चुअली मानसून पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पड़ता है इसका मतलब। और जो MGO है, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, MGO जो है ये एक वैश्विक वर्षा प्रणाली है जो कि वायुमंडल में लगभग 30 से 60 दिन के अंतराल में बदलाव लाती रहती है और यह हिंद महासागर में सक्रिय होता है लगभग, और भारतीय उपमहाद्वीप के समान को भी मानसून की तीव्रता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो नहीं होता है तो ये आपका गलत है। बाकी ये सही है और ये सही है, इसका मतलब तीसरा गलत है। तो विकल्प क्या कहेंगे, 1 और 2 सही हैं, बाकी गलत है, यानी कि एक के साथ जाएंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। पाइंडमोट क्षेत्र शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वह क्षेत्र जहाँ कोई हिमनद या समुद्र में मिलता है। वह क्षेत्र संक्रमी भूभाग जो पर्वत के तल पर स्थित होता है और जहाँ कई जलोढ़ पंख एकीकृत होते हैं। उच्च भूमि के वह पठार जो वायु में अपरदन से निर्मित होता है। तटीय क्षेत्र जो ज्वारीय क्रिया से निर्मित होते हैं। ठीक है, पहले तो प्राइमेट क्षेत्र होता क्या है, ये ऐसी भू आकृति होती है जिसमें कि पर्वतीय श्रेणी के आधार पर या तल की स्थिति पर्वतीय या तल पर स्थित होता है।
ठीक है, पर्वतीय के आधार पर होता है, तल में स्थित होता है। और यह शब्द लगभग जो पाइमोट है ये इताली भाषा का शब्द है, और इसको पाइट का अर्थ होता है पैर, और मोंटो का अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार पर्वत के तल का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पर्वत का क्षेत्र के तल कहलाता है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वह क्षेत्र जहाँ हिमनद ईज नहीं है, वह संक्रमी भूभाग जो पर्वत के तल पर स्थित होता है और जहाँ कई जलोढ़ पंख एकीकृत होते हैं। ठीक है, तो यही वाला आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण के लिए अनुकूल मानी जाती है? ठीक है, समुद्र की सतह तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कंडीशन। ठीक है, तो ये भी आपका होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवन गति यानी कि वर्टिकल वाइंड शीडर में अत्यधिक अंतर होना चाहिए। भूमध्य रेखा से दूर कोरियोलिस बल की उपस्थिति पे होनी चाहिए। ऊपर क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवर्ती परिसरण का होना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो मैच कर रही है, ये तो होना चाहिए। और रही बात वर्टिकल विंडशील्ड की, ठीक है, तो क्या होता है कि समुद्र का तापमान जब 27 डिग्री से अधिक हो या संवहन या वाष्पन होता है, इसके जरिए वायुमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है, और ऐसी ऊर्जा चक्रवात को जन्म देने का मूल स्रोत मानी जाती है। ठीक है, और कोरियोलिस बर्स्ट क्या होता है ये आपको पता ही होगा, ना पता हो तो भी मैं बता देता हूँ। कोरियोलिस बर्स्ट होता है जो पृथ्वी के जो घूर्णन से उत्पन्न होता है और वायु की दिशा को चक्रीय रूप से मोड़ता है, और निम्न दाब केंद्रों के चारों ओर घूर्णन प्रणाली बनाने में सहायक होता है। और यह बल भूमध्य रेखा से कुछ दूरी पर ही होता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है इसके पास इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। और अगर ऊपरी प्रतिवर्ती परिसरण चक्रण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि चक्रवात के जो ऊपरी परत होती है इसमें वायु का प्रसरण मतलब विचलन करता है, जिससे क्या होता है निचले वायुमंडल में दबाव की स्थिति कम बनी रहती है। ठीक है, और इसमें चक्रवात मजबूत बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, चौथा क्या है, नहीं चौथा सही है आपका, भूमध्य रेखा से दूर होती है, दूर नहीं, मैंने अभी पास बताया है। ठीक है, दूर नहीं होती है, पास होती है, तो ये गलत है। बाकी 1, 3 और 4 सही हैं, सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भू आकृति में से कौन सा युग सुमेलित है? यहाँ पे भू आकृति दी गई है, यहाँ पर निर्माण प्रक्रिया दी गई है। यार्डेंग, यहाँ पे इंग्लिश वाले देंगे यार्डेंग, तो पवन अपर्दन निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, एस्कर ज्वालामुखी विस्फोट, लेकोथेल हिमनद निक्षेप, और इंसनबर्ग ये समुद्री अपर्दन होता है। ठीक है, तो पहले बात यार्डेंग को क्या होता है, यह एक लंबी और संकीर्ण धारदार चट्टानी भूआकृति होती है जो कहाँ मिलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में तेज हवाओं के द्वारा नरम चट्टानों को अपर्दन से बनती है, और यह स्पष्ट रूप से पवन अपर्दन का उदाहरण देखने में मिलता है, यानी कि ये आपका एकदम राइट है। अगर एस्कर की बात करें तो एस्कर या हिमनदों के बीच बहने वाली नदियों द्वारा जमा किया जाता है, और अवसाद इस जो नदियों में अवसाद जमाए गए हैं उससे बनी जो लंबी और सांप जैसी आकृति होती है, इस ज्वालामुखी को विस्फोट से संबंध नहीं है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से संबंध नहीं है, बल्कि जो नदियों द्वारा बनाई जाती है यूँ आकृति की उसे कहते हैं। तो ये आपका हो जाता है गलत, पेन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाता है आपका गलत। उसके बाद लेकोलिथ, लेकोलिथ क्या होता है, यह एक अग्नेय चट्टानों के अंतर्वर्धन से बना गुंबदाकार संरचना है। ठीक है, और इसमें जो मैग्मा की तलछटी हुए परतों को ऊपर उठाता है, लेकिन यह हिमा नदी निक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन हो जाता है गलत। इंसनबर्ग की बात करें तो इंसनबर्ग एक कठोर चट्टान से बनी एक कंकी पहाड़ी होती है जो कि शुष्क क्षेत्रों में लंबे समय तक अपर्दन और अपक्षय का सामना करती है। इससे क्या होता है, समुद्र से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है।
यानी कि आपके तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, बाकी सिर्फ एक ही सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ओनली 1 के साथ जाएंगे, ए के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भूमि धंसने, लैंड सब्सिडेंस की घटना को सीधे जन्म देती है? लैंडस्लाइड जो होती है, ठीक है, उसका कारण पूछा गया है। भूजल में अत्यधिक दोहन, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। भूकंप के कारण द्रवण यानी लिक्विफिकेशन। पीट मिट्टी की जल निकासी, ये भी होना चाहिए। कृषि में उर्वरक का अत्यधिक, कृषि और लैंडस्लाइड से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिखता है। ठीक है, तो आपका ये गलत है, बाकी ये और ये और ये सही है। ठीक है, 1 2 3 एक के साथ जाएंगे, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ये सब आप लोग वाली बातें जानते हैं। अश्व अक्षांश किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? जो अश्व अक्षांश है किन विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? निम्न वायु वाला क्षेत्र जहां चक्रवाती गतिविधियां समान होती हैं। उच्च वायु वाला क्षेत्र जिसमें शांत हवाएं और नीचे की ओर प्रवाह होती रहती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, या फिर प्रबल पछुआ पवनों वाला और तीव्र वायुधारा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो एक्चुअली में अक्षांश क्या होता है कि इसको घोड़ा अक्षांश या लगभग 30 अक्षांश उत्तर और 30 अक्षांश दक्षिण की ओर की जो स्थिति होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसी जो होती है इधर, तो इसके बीच स्थित रहता है, और यह वायु दाब अधिक होता है क्योंकि यहाँ ऊपरी वायुमंडल से हवा नीचे की ओर उतरती है। इससे क्या होता है, जो बादल का निर्माण नहीं हो पाता है और वर्षा नहीं होती है। इस कारण ये क्षेत्र सूखा और शांत रहता है। इतिहास में अगर देखा जाए तो जो नौकाएं इन क्षेत्रों में पहुंचती थी वह वहीं शांत हवाओं के कारण कई दिनों तक वहीं पर रुक जाती थी। पानी की कमी होने के कारण नाविकों को अपने साथ लाए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। इसी कारण से इसे घोड़ा अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, तो उच्च वायु वाला क्षेत्र जिसमें शांत हवाएं और नीचे की ओर प्रवाह होती है। ठीक है, तो यानी कि बी के साथ जाएंगे। ठीक है, भारत की कृषि जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करने के बाद कथन चुनना है। योजना आयोग ने क्षेत्र योजना के लिए 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को चिन्हित किया है। कृषि क्षेत्र का निर्धारण केवल मृदा और वर्षा के आधार पर किया जाता है। इस क्षेत्र का उपयोग एकीकृत कृषि योजना और जल ग्रहण प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है, योजना का आयोग का क्षेत्र योजना के लिए 15 कृषि योजनाओं को चिन्हित किया गया, तो ये तो बिल्कुल आपका राइट है, 15 जोन चूज किए हैं। कृषि जलवायु के क्षेत्र का निर्धारण केवल मृदा और वर्षा के आधार पर किया जाता है, जी नहीं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये गलत है। इन क्षेत्रों का उपयोग एक कृषि योजना और जल ग्रहण प्रबंधन होता है, तो बिल्कुल ये सही है। तो आपका दूसरा गलत है, और 1 और 2 एकदम राइट है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सी नहीं होगा, हाँ दूसरा गलत है ना, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए के साथ, मैंने ध्यान नहीं दिया। भारत में लेटेराइट मृदा का निर्माण को बढ़ावा देने वाली कौन सी स्थितियाँ कौन सी हैं? जो लेटेराइट मृदा है उसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी स्थितियाँ हैं? अधिक तापमान और अधिक वर्षा, अधिक तापमान और अधिक वर्षा, अच्छी जल निकासी, माता चट्टान में अधिक जैविक पदार्थ, गीले और सूखे मौसम की आवृत्ति। अगर ये माता चट्टान आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं रिच ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंट रॉक्स। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे, हिंदी में समझ नहीं आता है। और गीले और सूखे मौसम की आवृत्ति। ठीक है, तो भारत में लेटेराइट मृदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाली कौन सी स्थितियाँ होती हैं? ठीक है, तो अच्छी जल निकासी से इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यही आपका गलत है, बाकी 1 2 और 4 सही हैं, 1 3 और 4 सही हैं। ठीक है,
तो आंसर क्या है, सी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। पृथ्वी के ऊर्जा का संतुलन में अल्बीडो का प्रभाव सबसे अधिक किस सतह द्वारा प्रभावित होता है? ठीक है, अल्बीडो के बारे में पूछा है। घने जंगल की छाया, खुला महासागर, ताज़ा हिमावरण या फिर रेगिस्तान की रेत? तो पहली बात तो अल्बीडो इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, अल्बीडो का अर्थ होता है कि जो कोई सतह होती है वहाँ सूर्य का प्रकाश को परिवर्तन करने की क्षमता को अल्बीडो कहता है। और देखा जाए तो ताज़ा जो हिमवरण सूर्य की किरणों को लगभग 80 से 90% तक परावर्तन करता रहता है, और इसलिए इसका अल्बीडो सबसे अधिक होता है। घने जंगल में लगभग 10 से 15% तक, महासागर लगभग 6, और महासागर देखा जाए तो 6%, और रेगिस्तान में लगभग 30 से 40% तक की जो ऊर्जा है वो परावर्तन हो जाती है, जो कि ताज़ी बर्फ़ की तुलना में काफ़ी कम होती है। ठीक है, और इसलिए जो ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए ताज़ी बर्फ़ से सबसे अधिक भूमिका निभाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ताज़ा हिमावरण यानी कि फ्रेश स्नो कवर। ठीक है, यानी कि सी के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली और स्थिर क्यों होती है? ठीक है, पृथ्वी दक्षिण गोलार्ध में तेज घूमती है, वह स्थल भाग बहुत कम है जो पवनों को बाधित करें, वह तापमान में अधिक अंतर है, और वहाँ चक्रीय क्षेत्र में चक्रवाती जो क्षेत्र है वो अधिक है। तो 4 कारण दिए गए हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अधिक शक्तिशाली और स्थिर क्यों होती हैं, इसका कारण पूछा गया है। ठीक है, सॉरी। तो क्या होता है वहाँ पे कि जो वह स्थल भाग बहुत कम होता है वहाँ पे, और जो पवनें हैं वो बाधित करता है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा से लगे हुए हैं? लाल सागर की देश सीमा कौन से लगे हुए हैं? इरिट्रिया, ठीक है, तो बिल्कुल ही लगा हुआ है। सऊदी अरबिया, जॉर्डन, तो जॉर्डन आपका ये भी लगा हुआ है। ठीक है, जॉर्डन भी आपका लगा हुआ है। इजराइल की बात करें तो इजराइल ये नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इजराइल आपका नहीं लगा हुआ है। पहली बात करते हैं इरिट्रिया की, तो इरिट्रिया ये लाल सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, और इसका एक फैक्ट और इसमें है कि ये समुद्र का तट से काफ़ी लंबा है, किसका, इरिट्रिया का, और इसमें सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सऊदी अरब की बात करें तो ये लाल सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, और इसकी समुद्री तट खाड़ी से लेकर बाब अल मंडब जलदमू तक फैला हुआ है। जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन भी लाल सागर की सीमा किनारा लगभग 26 किलोमीटर का है, और ये अकाबा नामक प्रमुख बंदरगाह से यहाँ पर भी मौजूद है। इजराइल से मिलाती नहीं मिलती है, तो इसकी सीमाएं लाल सागर से नहीं मिलती हैं, लेकिन इसे अकाबा की खाड़ी के माध्यम से समुद्र तक पहुँच प्राप्त मिली हुई है, और यह लाल सागर के मुख्य क्षेत्र से नहीं जुड़ता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बाकी 1, 2, 3 आपके सही हैं, तो 1, 2 और 3 सही हैं। ठीक है, बी के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ शहर दिए गए हैं, और क्या पूछा है, कौन सा जोड़ा गलत? ठीक है, गलत पूछा हुआ है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय चीज़ें तो गलत पूछा हुआ है। तो अहमदाबाद साबरमती, तो बिल्कुल ये सही है, गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद और साबरमती गुजरात की नदी है। लखनऊ की बात करें तो ये गोमती, तो गोमती रिवर, ठीक है, उसके पास में बसा हुआ है, ये भी सही है। हैदराबाद की बात करें तो कृष्णा रिवर, ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, हैदराबाद कृष्णा नहीं बल्कि मूसी नामक नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये गलत है। कटक की बात करें तो कटक ये महानदी दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ठीक है, कटक, और ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि अहमदाबाद सही है, लखनऊ सही है, और कटक सही है, और हैदराबाद ये गलत है। हैदराबाद कहाँ पे तो बताया था मैंने, ये बताया था आपको मूसी नामक नदी के सामने। ठीक है, मूसी, तो इसमें गलत पूछा है, तो गलत सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन है, यानी कि तीसरा
तो सी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और उनको मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। कुछ जोनिक बेसिन यानी कि पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ये एक्चुअली में ये रूस का पार्ट है, ठीक है, ये भी चर्चा में भी था। तो ये रूस के साइबेरिया में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है? रूस के साइबेरिया में स्थित है। अगर रूहल कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये आपका जर्मनी में आ जाता है, यानी कि सामने ही दिया हुआ है, ठीक है, जर्मनी में आता है। और एम्पियाचियन कोयला क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ आता है? ये यूएसए में आता है, यानी कि अमेरिका में आता है। और आपका एक ही बच रहा है तो ये ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, बोवेन वेश, ठीक है। तो इस तरह से है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे। आगे चलते हैं। महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद सही कथन जो होगा उसको बताना पड़ेगा। महासागरों की गहराई के साथ लवणता समान रूप से घटती है, ठीक है। महासागरों की गहराई के साथ लवणता समान रूप से घटती है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। शुष्क क्षेत्रों में स्थिर बंद समुद्र में लवणता समानता अधिक होती है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ऊपर उठते जल क्षेत्र यानी कि अपवेलिंग में गहराई से उठने वाले जल के कारण सतही लवणता घट जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि ये आपका गलत है, क्योंकि जो महासागर में लौटता है कि उसकी गहराई के साथ साथ एक समान कमी नहीं होती है, बल्कि उस स्थान पे जलवायु और महासागरीय धाराओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये और ये सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, यानी कि कहाँ है 2 3? ए वाले ऑप्शन में है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में औद्योगिक नगरों में उनके प्रसिद्ध उद्योगों के साथ मिलान करना है और गलत जोड़ी को पहचानना है, फिर यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो डेट्रॉइट जो कि अमेरिका में है और ये मोटर गाड़ी उद्योग का सिटी कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। रूहर जो कि जर्मनी में है, ठीक है। और ये यहाँ पे वस्तु तो दिया गया है, लेकिन जो रूहर है ये कोयला इस्पात वाला क्षेत्र है, ठीक है, रसायन केंद्र यहाँ पे, ठीक है, कोयला रसायन केंद्र है, तो वस्तु उत्पाद से ये नहीं है, यानी कि दूसरा गलत है। और ऑप्शन के साथ देखें तो हमें अपना आंसर मिल गया है केवल 2, ठीक है। ओसाका जापान में है, इलेक्ट्रिक और मशीनरी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जमशेदपुर इंडिया में है, इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ये लोग आप जानते होंगे। तो यानी कि जो हमारा ये वस्त्र उद्योग वाला है, जो रूस का रूहर शहर है, यहाँ पे कोयला और इस्पात का केंद्र है, ठीक है, उद्योग का नहीं, तो यही आपका गलत है। आगे चलते हैं। USDA अमेरिका कृषि विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त मृदा वर्गों के संदर्भ में युगों में विचार करना है। ये कुछ मृदा है और यहाँ पे प्रमुख उनकी विशेषता है और सही रूप सुसंगत रूप को बताना है। यहाँ पे अल्फी सोल्स उच्च उपजाऊ और पर्णपाती वन की मृदा होती है ये, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। एरियोडोसोल्स तो ये आर्द्र भूमि की लवणीय मृदा होती है, ये भी आपका बिल्कुल एकदम गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि जो एरिडोसोल्ड है, एरिडियोसोल्ड है, ये आर्द्र भूमि की लवणता मृदा संबंध नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है? ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु जैसे कि रेगिस्तान वाला होता है, ठीक है, उससे संबंधित है। और इसमें जैविक पदार्थ की कमी होती है और लवणीय या क्षारीय जमा हो सकते हैं, लेकिन ये आर्द्र भूमियों से संबंध नहीं रखती है, तो ये आपका गलत है। वर्टिसोल्स उच्च चिकनी मिट्टी, सिकुड़न और विस्तार का गुण होता है इसमें, तो ये आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है। तो आंसर कहाँ है? ए में है। ए के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करना है। प्रकाश अभिज्ञान यानी कि फोटो प्रेडिशम, ठीक है, यहाँ हम इंग्लिश में देख लेंगे, फोटो प्रेडिशम। मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व, महासागरीय जलधाराएं या फिर लेटिट्यूड, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति वितरण संबंधित है, तो इसमें
जो ये मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्व की बात हो रही है, ठीक है, तो ये इससे संबंध नहीं रखता है। बाकी जो आपके ये तीनों ऑप्शन हैं ये सारे आपके प्राकृतिक वनस्पति वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों में से आते हैं, ठीक है। तो मृदा के सूक्ष्म पोषक तत्वों से इसका संबंध नहीं है। बाकी जो भी ऑप्शन आपके हैं ये सारे आपके इनको प्रभावित करने वाले कारकों में से आते हैं, ठीक है। तो 2 को निकालेंगे, 2 जिसमें वो काटेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि बी ऑप्शन है। आगे चलते हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में विवर्तनिक प्लेट की क्रियाओं का सही कालक्रम अनुसार पहचानना है। नजका प्लेट, मध्य में अंटार्कटिक रिज और अनतोलियन पठार, ठीक है। अभिसरण, अपसरण और रूपांतरण, तो इसका आंसर वैसे यही है। अगर बात करें नजका प्लेट की, तो ये कहाँ पे है? ये अमेरिका में है, ठीक है। और अगर अंटार्कटिक रेंज की बात करते हैं, ठीक है, अंटार्कटिक रेंज की बात करें तो ये यूरेशियन और उत्तरी अमेरिका, पूर्व उत्तर में दक्षिण अमेरिका और साथ में अफ्रीकी प्लेट से ये दूर जा रहा है, ठीक है। और अनतोलियन पठार की बात करते हैं तो ये अनतोलियन पठार अब अरब प्लेट है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम की ओर धकेला जा रहा है और यूरेशियन प्लेट के साथ ऊपर की ओर ये नॉर्थ अनातोलिया फॉल्ट के माध्यम से ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। और ये कैलिफोर्निया की सान एंड्रियन फॉल्ट जैसी रूपांतर सीमाओं में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को सर्वश्रेष्ठ रूप से किस रूप में वर्णित किया जाता है? विवर्तनिकी अपसरण द्वारा बनी फॉल्ट ब्लॉक पर्वतमालाओं के द्वारा, परिवर्तन क्रिया से बनी नववलित पर्वतमाला के द्वारा, एक प्राचीन अपर्दित पठार जो कि खाड़ी, ढालों और पहाड़ियों का निर्माण करता है, एक हॉट स्पॉट से बनी ज्वालामुखी पर्वतमाला, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका एक प्राचीन अपर्दित पठार से जो खाड़ी ढलानों पर पहाड़ियों का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में देखने को मिलता है। आधुनिक मानचित्र तकनीकों में रिमोट सेंसिंग और GIS का उपयोग अक्सर एक साथ किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, रिमोट सेंसिंग स्थानिक और कमी डेटा प्रदान करता है, जबकि GIS विश्लेषण और दृश्य प्रस्तुतिकरण में सहायता करता है। तो बिल्कुल ये सही है। थर्मल IR सेंसर वनस्पति स्वास्थ्य का पता लगाने के सहायक होते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। रडार रिमोट सेंसिंग बादलों को भेज सकती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयोग होती है। तो बिल्कुल रडार यही होता है, ठीक है। तो आपके ये तीनों ही ऑप्शन कहीं ना कहीं एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो डी के साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज हम BC क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करेंगे और फिर जो थर्ड पड़ेगा इसमें आपका जो भी बाकी बचेंगे 50 से 60 क्वेश्चन जो भी बचेंगे वो उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये आपका 3 पार्ट में आपको वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन A to Z मिलने वाला है, ठीक है। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी लगेगी वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें और लगे रहिए, बहुत कम टाइम बचा है। थैंक यू सो मच।